देखिए, आज से मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगा। वैदिक सभ्यता मतलब आप जानते हैं कि भारत में वैदिक काल प्रारंभ हुआ। ठीक है, वैदिक काल कहते किसको है, किस काल को वैदिक काल कहते हैं? तो आपको पहले ही इतिहास की पहले क्लास में हमने ये बताया था कि वैदिक काल किसको कहते हैं। ठीक है ना? तो उसमें हमने आपको बताया था कि इतिहास को हमने ये बताया था, इतिहास को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें एक था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हमने बताया था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल बताया था। तो जो प्रागैतिहासिक काल का, इसको 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, विभाजित किया था। एक काल हमने बताया था पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। आद्य इतिहास काल को हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग था सैंधव, सिंधु सभ्यता, सैंधव 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 सभ्यता, और दूसरा हमने डिवाइड किया था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, देखिए 2 भागों में हमने डिवाइड किया था, एक सैंधव सभ्यता और दूसरा वैदिक सभ्यता। ठीक है ना? देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, साक्ष्य तो प्राप्त, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन साहित्य भी प्राप्त होता है। लेकिन साहित्य क्या है? स्पष्ट नहीं है। उसको इतिहासकारों ने क्या कहा? आद्य ऐतिहासिक काल कहा। ठीक है ना? क्या कहा? आद्य ऐतिहासिक काल कहा। ठीक है ना? जिसमें 2 आद्य ऐतिहासिक कालों को 2 भागों में विभाजित किया। एक है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और दूसरे को वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी? वैदिक सभ्यता की। ठीक है ना? तो वैदिक सभ्यता मतलब कि जहां पे साहित्य के रूप में वेदों को लिया जाता है, उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इसमें साहित्य भी मिलता है, लेकिन वो उस समय स्पष्ट नहीं था। बाद में उसको संकलित किया गया वेदों को, तो फिर बाद में उनके बारे में जानकारियां प्राप्त हुई। अब बात उठता है, वैदिक सभ्यता क्या है? पहला ऑप्शन अगर मान लीजिए बात करें, वैदिक सभ्यता क्या है? क्या है? ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या है? देखिए, दूसरी बात, कब से कब तक है ये? कब कालक्रम बोल सकते हैं इसको। कालक्रम क्या है? कालक्रम, ठीक है, कालक्रम। यहाँ क्या है? मतलब यहाँ उत्पत्ति से संबंधित हम बात करेंगे। उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, और क्या विशेषताएं हैं इस काल की? विशेषताएं बात करेंगे, विशेषताएं। और इसकी बात करेंगे हम लोग, जो मतलब महत्व इसका क्या है, महत्व बात कर लेंगे। फिर मूल्यांकन कर लेंगे, बाद में देखेंगे क्या होता है मूल्यांकन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक चीज और, इसमें स्रोत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एक स्रोत भी हम ले लेते हैं। स्रोत क्या है? स्रोत, ठीक है, क्या सोर्स है इसमें? ठीक है ना? तो क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, सिंधु सभ्यता का भारत में विनाश हुआ, तो विनाश के कई कारण हैं, जिसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात बताई है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात बताई है, जिसमें आप जानते हैं कि आपने बताया कि मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और सब लोगों का हमने नाम बताया कि गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण रहा है।
उनके आगमन के बाद, इसीलिए इसमें एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है, जैसे उसको रथेष्ट कहा जाता है, इंद्र को। और इंद्र को इसलिए कहा गया कि वह रथों पे सवार होके आए और सिंधु सभ्यता का विनाश कर दिया। लेकिन बाद के इतिहासकारों जब वहां के पुरातात्विक साक्ष्य को मतलब कि खोजा, उन पुरातत्वों को साक्ष्यों को क्या किया गया, अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया, तो देखा गया कि वहां पे जितने भी मृतक लोगों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें बहुत कम लोगों को, कुछ मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पे तलवार से या तीर से लगे हुए चोटों का प्रमाण मिलता है, लेकिन कुछ मिलता है। और युद्ध में कुछ नहीं होते, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है जिसमें एक ही साक्ष्य मिलता है, जैसे गर्दन पे लगी चोट, सर कटा हुआ या हाथ कटे हुए, तो इस तरह से साक्ष्य मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं, और युद्ध में ऐसी संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए उसको प्रमाणित नहीं किया जा सका। फिर बाद में अलग अलग इतिहासकारों ने कोई जलप्लवन बताया, कोई बाढ़ बताया, ठीक है, अलग अलग विनाश का कारण बताया, और अलग अलग स्थानों के विनाश के अलग अलग कारण भी रहे थे, अलग अलग कारण रहे थे। अब रही बात वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता क्या है? देखिए, वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो इसमें सबसे मूल बात यह होती है कि आखिर वैदिक सभ्यता के लोग कौन थे, कहां से आए थे, ये बात उठती है। तो देखिए, सही बात तो ये है कि वैदिक सभ्यता के लोग अलग अलग स्थानों पे, जैसे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कोई कहता है ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए हैं, ब्रह्मऋषि प्रदेश से मतलब गंगानाथ झा कहते हैं, ठीक है, गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मऋषि प्रदेश से आए, ठीक है। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ध्रुवी प्रदेश से आए, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके लिए अलग अलग मत प्रदान किए हैं, अलग अलग मत प्रदान किए, कोई एक सामान्य मत नहीं हुआ है। लेकिन बाद में चल के इनकी उत्पत्ति के लिए एक अवधारणा उत्पन्न होती है कि ये भारोपी भाषा समुदाय के लोग थे, ठीक है। भारोपी भाषा समुदाय के लोग, भारोपी भाषा समुदाय के लोग थे, भारोपी भाषा समुदाय के लोग थे। इनका जो आगमन हुआ है ये रूस और मतलब कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र से ये आए हैं, और उनकी आज भी कुछ भाषाएं उन लोगों से मिलती हैं, उनके चेहरे की बनावट मिलती है, उनका वेशभूषा मिलता है, उनके शक्ल मिलते हैं। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि जर्मनी का लोग कहते हैं कि हम भी आर्य हैं, जर्मन लोग कहते हैं हम आर्य हैं, क्योंकि वहां से कुछ आर्य जो है जर्मनी की तरफ पलायन किए थे, जर्मनी की तरफ चले गए थे, वहां पे अपना निवास बना लिया था। लेकिन वो आर्य जो है, वो आर्य इधर क्यों आए और ये कितना प्रमाणित है, तो उसके चेहरे की बनावट से भी इस साक्ष्य को पता किया जा सकता है कि कैस्पियन सागर और रसिया में रहने वाली जो प्रजातियां थी उस समय मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण अपने स्थान को खोजने के लिए निकल चुकी, और धीरे धीरे, और उनका प्रिय पशु था घोड़ा, उनका प्रिय पशु था। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, एक स्थान खोजने की कोशिश किया जहां पे वो अस्थायी रूप से निवास कर सके, ठीक है ना। और धीरे धीरे जब वो बढ़ना शुरू किए तो वो धीरे से क्या हो गए, भारत मतलब पश्चिम एशिया क्रॉस करके हुए धीरे पहुंच गए कहां पे, हम सप्त सैंधव प्रदेश में, मतलब आप समझ सकते हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं, इसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये सारी नदियों के बीच में पहले इन्होंने अपना आवास बनाया, ठीक है। तो ये इनकी मतलब उत्पत्ति के लिए बहुत सारे विवाद हैं, उस विवाद को अभी तक इस पे स्टॉप लग नहीं पाया, लेकिन लग चुका है लगभग कि इनकी भाषा और शारीरिक बनावट प्लस इनके बाल का और आंख की बनावट के आधार पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि ये लोग जो है कैस्पियन सागर या रसिया के आसपास से भारत की तरफ गए थे। हालांकि इसमें बहुत सारे मत हैं कि अलग अलग स्थान पे। अब हम लोग बात करेंगे काल
देखिए कालक्रम की अगर बात करेंगे तो कालक्रम की बात करें तो सबसे प्रमाणित कालक्रम है 1500 से 600 बीसी, ठीक है ना। 1500 से 600 बीसी, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी, मतलब 1500 बीसी का मतलब समझ रहे हैं ना। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, मतलब बिफोर क्राइसिस या ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 1500 साल पहले, ईस्वी से 100 साल पहले, मतलब कि ईसा मसीह का जन्म से 1500 साल पहले इनका आगमन भारत में, ठीक है ना, इनका आगमन भारत में हुआ था। लेकिन इसको हम दो भागों में डिवाइड किए, एक है पूर्व वैदिक काल, एक होता है पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल है, और पूर्व वैदिक काल कब से कब तक है, 1500 से 1000 बीसी, ठीक है ना। 1000 बीसी तक, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल है, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक कौन सा काल है, 600 बीसी तक कौन सा काल है, उत्तर वैदिक काल। कौन सा है, उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। दो भागों में इसको विभाजित कर सकते, ठीक है। दोनों भागों की अलग अलग विशेषता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों भागों की अलग अलग विशेषता है। पूर्व वैदिक काल एक 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल आता है, जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत प्रमाणिक, मतलब हम आपको डेट दे रहे हैं कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक आता है, और ये दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको एक 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक कौन सा आता है, पूर्व वैदिक काल, और 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल विकसित होता है। और आपको पता है कि इस मतलब कालक्रम के आधार पर भी देखा जाए, आपको पता है कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम कितना है, 2350 से 1750, ठीक है। 2350 से 1750 तक की बीसी का काल जो है सिंधु सभ्यता कहते हैं। इससे भी प्रमाणित हो सकता है कि ये लोग उसका मतलब विनाश का कारण नहीं बने थे। दूसरी बात, इस बीच में गैप देखिए, कम से कम 250 साल का गैप है। 1750 से 1500 के बीच में जो 250 साल का गैप है, 900 साल का, उसमें ग्रामीण संस्कृतियां विकसित हुई, नगरीय सभ्यता का विनाश हो गया, तो ग्रामीण संस्कृतियां विकसित हुई। देखिए, कोई भी नगरीय संस्कृति या नगरीय संस्कृति ग्रामीण संस्कृति से ही विकसित होती है, और विकसित होके नगरीय संस्कृति के रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है ना। ग्रामीण संस्कृति ही विकसित होके नगरीय संस्कृति के रूप में परिवर्तित होती है। तो ये नगरीय संस्कृति का जब विनाश हो गया, तो ये जो संस्कृति आई, नई संस्कृति, इसने क्या किया, ग्रामीण संस्कृति से अपना उत्थान, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्रोत। तो देखिए, अगर मान लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसको, ये कालक्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है कि स्रोत लिखाएंगे, विशेषताएं, महत्व, मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है हम लोगों ने कालक्रम की बात किया, अब हम लोग बात करेंगे स्रोत की, ठीक है। स्रोत देखिए, आपको पहले भी बता चुके हैं कि स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक होते हैं। ये स्रोत मतलब होता है साक्ष्य, ठीक है, किससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे, या किस तरह का रहन सहन था वैदिक सभ्यता के लोगों का, वैदिक सभ्यता के लोगों का रहन सहन क्या था, इसका पता कैसे चलता है, जिसके स्रोत को साक्ष्य भी कहते हैं। तो साक्ष्य दो प्राप्त होते हैं, एक होता है पुरातत्व, ठीक है ना, एक पुरातत्व है, और दूसरा क्या है, साहित्य, ठीक है। पुरातत्व है और साहित्य। देखिएगा, हालांकि जो साहित्य बना है ये इस काल में नहीं बना है, संकर, देखिए आपको पता है कि साहित्य के लिए क्या चाहिए, लेखन सामग्री चाहिए, और लेखन सामग्री उस समय पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, लेखन सामग्री बाद में मिली है। तो जो
थी वो अनुश्रुतियों के आधार पर थी। अनुश्रुतियां का मतलब समझ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब ज्ञान का अनुसरण होता है, जैसे आपने अपने बच्चों को कुछ बताया, आपके बच्चे उनको कुछ बताएंगे, समझ ना। तो ऐसी जो ज्ञान की पीढ़ी, जो ज्ञान जो है एक वंश से दूसरे वंश में चली जाती है, इसको कहते हैं अनुश्रवण। तो गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है, शिष्य भी गुरु बनते हैं तो वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। इस तरह ज्ञान की परंपरा जो है एक अनुश्रुतियों के आधार पर विकसित होती है, समझ रहे हैं, इनको अनुश्रुतियां कही जाती हैं। तो पुरातत्व जो मिलता है, पुरातत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, पर्याप्त नहीं है, पुरातत्व पर्याप्त नहीं है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है। मिलता है साक्ष्य, इनका साक्ष्य मिलता है, लेकिन आप देखिए पर्याप्त क्यों नहीं है। पर्याप्त इसलिए नहीं है क्योंकि आर्य कहीं एक स्थान पे पहले से रुके नहीं रुके, ठीक है ना। वो सिंधु सभ्यता में आए, फिर गंगा के क्षेत्र में आए, फिर वो मध्य भारत तक आए, नर्मदा तक उन्होंने विस्तार किया। तो एक स्थान पे जब तक उन्होंने विस्तृत किया तो उनका स्थान बदलता चला गया। तो इसमें साक्ष्य सभी जगह थोड़े बहुत मिलते हैं। तो इतनी विस्तृत अध्ययन, देखिए रिसर्च और शोध में क्या होता है कि अलग अलग स्थानों पर क्या होता है कि शोध करना पड़ता है कि उस स्थान पे आर्य कितने दिन ठहरे थे, इनके साक्ष्य किस स्तर पे मिलते हैं। देखिए होता क्या है कि जो स्थान होता है, कोई बस जैसे यहाँ पे कोई इस स्थान पे किसी ने निवास किया है कि नहीं किया है, इसका साक्ष्य कैसे मिलेगा। देखिए आज का बात तो हुआ है नहीं कि बहुत पहले की बात है। आज हम लोग 21वीं सेंचुरी में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। तो वो उतने पहले का काल है। तो हर स्थान का एक संस्तर बन जाता है, इसलिए उस स्थान की दो तरह की खुदाई की जाती है। एक क्षैतिज खुदाई की जाती है, क्षैतिज खुदाई खनन किया जाता है, और एक लंबवत खनन किया जाता है, लंबवत, ठीक है। लंबवत खनन, दो तरह के खनन किए जाते हैं, ठीक है। जब लंबवत खनन किया जाता है तो उससे संस्तर पता चलता है कि कितने संस्तर यहाँ पे, कितनी पीढ़ी के लोग यहाँ पे रह चुके हैं। लंबवत खुदाई मतलब मिट्टी की खुदाई काटते चले जाएंगे तो उसमें संस्तर पता चलता है, उसमें अवशेष बीच बीच में मिलते चले जाएंगे, संस्तर मिलते जाएंगे। और जब क्षैतिज खुदाई चले तो एक विशेष काल के का अध्ययन करना हो तो क्षैतिज खुदाई की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी संस्तर पे कोई विशेष आभूषण मिल गया तो उसमें देखेंगे यह आभूषण किस काल का है, तो उस काल का अध्ययन करने के लिए हम लोग कैसी खुदाई करते हैं, क्षैतिज खुदाई। और लंबवत खनन कब करते हैं, जब उसमें संस्तर पता करना होता है कि इसमें कितने संस्तर के बाद यह सभ्यता विकसित हुई है। तो अभी इतना बड़ा अध्ययन नहीं हो पाया है कि हम वैदिक सभ्यता के आर्यों के स्थान निवास के बारे में पूरा तात्विक स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त कर सके, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए खुदाई के लिए भाई अब तो मकान बन गया, किसी का मकान अगर तोड़वाएंगे तो जाहिर सी बात है को हल्ला मचाएगा, है, केस उस भी कर सकता है आपके ऊपर। भाई पुरातत्व वाले कितना पावरफुल है, पावरफुल तो है नहीं। इतना पावरफुल होते तो सरकार वैसे भी देख रहे हैं, आप जानते हैं कि संविधान के भाग 19 में एक संपत्ति का अधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया गया तब भी। लेकिन आज देखिए कि स्पष्ट कहा गया है कि किसानों की जमीन लेने के लिए पहले किसानों से बात करनी पड़ेगी, जब तक उनकी रजामंदी नहीं होगी तब तक उनकी जमीन आप ले सकते हैं। तो उनकी खुदाई करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है हल्ला मचाएगा, लाठी डंडा लेके आएगा। आप ही बताइए, आपका खेत अगर घर है, उसको अगर मान लीजिए कोई खोदने लगे हैं तो आप चिल्लाएंगे नहीं, भाई हमारा घर क्यों खोद रहे हो, उसको तो रहने ही नहीं देंगे। तो ये सब चीजें, इसमें खुदाई उतनी बढ़िया विस्तृत नहीं हो पाई, इसलिए पुरातात्विक साक्ष्य बहुत स्पष्ट प्राप्त नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे साक्ष्य की बात करें साहित्य की, ठीक है। साहित्य जो है वह पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन उस समय के लिखित साहित्य प्राप्त नहीं होते हैं, जिसको अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है, जो बाद में महर्षि वेदव्यास के द्वारा संकलित
किया गया। तो वेदों का संकलन किसने किया था? महर्षि वेदव्यास ने। ठीक है, तो दो तरह के, देखिए दो तरह के साक्ष्य आपको मिलेंगे, ठीक है ना, दो तरह के साक्ष्य। महर्षि वेदव्यास मतलब महाभारत के रचयिता, वेदव्यास मतलब महाभारत काल में जो वेद थे, व्यास जी थे, वही वेदव्यास। ठीक है, उन्होंने वेदों का संकलन किया था। वेद व्यास स्मृति, वेद व्यास थे, वेद व्यास ने ही उनका संकलन किया था। मतलब आप देखिए ताल के वृक्षों पर के पत्तों पर लिखा जाता था, ठीक है, उसके पत्तों पर ही लिखा गया है। और आज भी वेद की कुछ प्रतियां, उनकी जो प्रतियां हैं दिल्ली और कलकत्ता के संग्रहालय में रखी हुई हैं। हालांकि बहुत पुरानी हो गई, तो उनको छूने पे भी, अगर छुएंगे भी तो भी टूट जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें जो है दो तरह की शायद, एक है वेदांत, वेदांत, ठीक है ना, एक है वेदांत और एक होता है वेदांत। ठीक है, दो तरह के वेदांत, ठीक है, दो तरह के साक्ष्य आपको मिलेंगे। एक को कहेंगे वेदांत और एक को कहेंगे वेदांत। ठीक है, वेदांत का मतलब है जिसमें वेद आते हैं। पहले तो वेद आएंगे, ठीक है, वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आएंगे कौन? आरण्यक, फिर आएंगे कौन? उपनिषद, कौन आएंगे? उपनिषद। ठीक है ना, देखिए समझ रहे ना, देखिए वेद ब्राह्मण वेद में मतलब 4 वेद है, ठीक है, और चारों वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, और उनके आरण्यक मतलब जिसको जंगलों में लिखा गया है। ठीक है, मतलब वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और फिर उनके आरण्यक है जिसको जंगलों में, आरण्यक मतलब जंगल होता है, जंगलों में लिखे आरण्यक ग्रंथ हो गए। फिर उपनिषद, ठीक है ना, फिर उपनिषद मतलब गुरु के, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर लिखना। तो गुरु के समीप जो आपको ज्ञान मिलता है वह उपनिषद में, ये दार्शनिक है, ये दार्शनिक व्याख्या है। मतलब इसमें आप बता दें, मैं उपनिषद जो है हर वेदों के अलग अलग उसी से रिलेट करके बने हुए हैं, और उस उपनिषदों से दार्शनिक व्याख्या की जाती है किसी चीज की। उसमें जैसे कर्म कांड मतलब नहीं होता है, और इसमें अभी बताएंगे कि उपनिषदों की व्याख्या, उपनिषदों का साक्ष्य कब मिलता है। पहले सबसे पुराना कौन सा वेद मिलेगा आपको? ऋग्वेद। 4 वेद हैं, चारों वेद में सबसे पुराना और प्रमाणित वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना और सबसे प्रमाणित वेद कौन है? ऋग्वेद है। दूसरा प्रमाणित वेद है कौन सा? दूसरा है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, ठीक है, और तीसरा है सामवेद, ठीक है, तीसरा सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद है, ठीक है ना। ये हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। जो यजुर्वेद है ये सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणित वेद है, ठीक है। यजुर्वेद जो है, सॉरी ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणित वेद है, ठीक है ना। इसमें कुल मिला के देखिएगा, ऋग्वेद में देखिएगा ये साक्ष्य जो हम बता रहे हैं, ये साक्ष्य वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दोनों की बता रहे हैं। साक्ष्य जो बता रहे हैं हम, वो वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक दोनों काल की साक्ष्य बता रहे हैं। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक काल, उस काल की बारे में विशेषता हमको कौन सूचना कौन देता है? ऋग्वेद देता है। ऋग्वेद उसके काल में हमें सूचना देता है, किसके बारे में? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के बारे में साक्ष्य कौन प्रदान करता है? ऋग्वेद प्रदान करता है। इसके बाद के जितने वेद हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो सब सूचना कब की देते हैं? उत्तर वैदिक काल की देते हैं, ठीक है ना।
वैदिक सभ्यता की सूचना या पूर्व वैदिक की सूचना कौन देता है? ऋग्वेद देता है। ठीक है ना। तो ऋग्वेद देखिएगा, ऋग्वेद में देखिएगा, ऋग्वेद में अब बात करते हैं ऋग्वेद की। देखिए ऋग्वेद की थोड़ी सी बात कर ले, ठीक है, थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल है। कुल मिला के कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और हर मंडल में देखिए, हर मंडल में सूक्त लिखे हुए हैं। ठीक है, हर मंडल में सूक्त हैं और एक सूक्त में मंत्र है। ठीक है, एक सूत्र में मंत्र है। कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। समझ गए? कितने हैं? कुल 10 मंडल। मतलब ऋग्वेद में यहाँ पे मिटा दे, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब बात यहाँ पे हम लोग ये आपने लिख लिया ना, ठीक है। बात करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल हैं। ठीक, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, 10,600 क्या है? मंत्र है। ठीक है ना, 10,600 मंत्र हैं। ठीक है, और इन मंत्रों में प्रयुक्त शब्द, कितने शब्द प्रयोग किए गए हैं? शब्द प्रयोग किए गए हैं कितने? कि 1,53,972। 1,53,972 शब्द प्रयोग किए गए हैं। प्रयोग किए गए। ठीक है, 1,72,000, ठीक है, 1,53,972 शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। इतना साक्ष्य आपको मिलता है किसका? ऋग्वेद में इतनी चीजें मिलती हैं। और एक चीज जान लीजिएगा, इसमें जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल में देखिएगा, 10 मंडल में जैसे पहला मंडल छोड़ के दूसरा मंडल, ठीक है, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, ठीक है, पांचवा मंडल, छठा मंडल और सातवां मंडल। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसको छठवां मंडल और सातवां मंडल, इनको दूसरे से लेके 7वें मंडल को क्या कहा जाता है? वंश मंडल। क्या कहा जाता है? वंश मंडल। ठीक है, वंश मंडल। दूसरे से लेके 7वें मंडल को वंश मंडल। और अलग अलग मंडलों की रचना, ठीक है, अलग अलग मंडलों की रचना किसके द्वारा? अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। अलग अलग मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। तो ऋषियों के द्वारा की गई, इसमें देखिए पहला मंडल गृहस्वत के द्वारा, ठीक है, गृह, फिर गृहस्वत मंडल पहला मंडल, दूसरा मंडल गृह अत्रि के द्वारा, तीसरा मंडल विश्वामित्र, ठीक है, चौथा मंडल वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है, फिर पांचवा मंडल। ऐसे है, आपको मैं एक सूत्र बता दे रहा हूं, बोलते हैं गृह अवीवा कोश। ठीक है, गृह अवीवा कोश, गृहस्थमत, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ठीक है, और कर्ण। ठीक है, कर्ण, इसमें जैसे गृहस्थमत पहला, दूसरा अत्रि, तीसरा जो है विशिष्ट। देखिए वशिष्ठ मतलब विश्वामित्र, तीसरा विश्वामित्र को जानते ही हैं,
नाम सुने हैं विश्वामित्र का? विश्वामित्र छत्री थे, विश्वामित्र छत्री थे, और बाद में इन्होंने क्या किया, ये ब्राह्मण बन गए। बाद में ये अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके ब्राह्मण बन गए, और इतने मतलब कि विद्वान ब्राह्मण हुए, मतलब क्षत्रिय हुए, कि इन्होंने क्या किया, एक अलग ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ कर। अलग ब्रह्मांड, कहा कि हम अलग ब्रह्मांड के, बाद में बना नहीं पाए, उनकी बड़ी समस्याएं रही हैं विश्वामित्र जी की फिलहाल। फिर और इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस मंडल में पहली बार गायत्री मंत्र का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तीसरे में, ठीक है। और अलग अलग मंडलों में, ध्यान दीजिए, अलग अलग मंडलों में अलग अलग, जैसे चौथा मंडल आपका क्या है, कृषि से संबंधित है, ठीक है। इस देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, पूरे ऋग्वेद में मंत्रों और ऋचाओं के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और उसी मंत्रों और ऋचाओं के द्वारा ईश्वर की, भगवान की स्तुति की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है। और उन ईश्वर की स्तुतियों के साथ साथ उससे कुछ ऐसी प्रमाणित बातें बताई गई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो पूर्व वैदिक काल की विशेषताओं के रूप में हमको दिखाता है। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी, वो सारा आपको किसमें दिखाई पड़ेगा, वो सारा आपको इसी 10 मंडल में बारी बारी से मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मंडलों में अलग, इसमें जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन महर्षियों के साथ साथ कुछ महिलाओं ने भी कुछ ऋचाओं की रचना की है, जिसमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सिक्ता, विसुसरा, ये महिलाओं ने भी इन मतलब मंडलों की कुछ ऋचाओं की रचना की, ठीक है। लोपामुद्रा विश्वामित्र की पत्नी थी, घोषा, सिक्ता, विसुसरा, ठीक है।